ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है ग्रेविटेशन पोटेंशियल से, जिसको आपने बताया किससे, वी से बताया था, याद है? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी किसी एक फिक्स पॉइंट की नहीं होती, हमेशा उसको रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। तो एक पॉइंट की हम, जैसे आपने क्या माना था, एक पॉइंट इन्फाइनाइट का पोटेंशियल क्या माना था, इन्फिनिटी पे 0 माना था। ठीक वैसे ही इन्फाइनाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, पर होती क्या है, कैसे निकालते हैं, उसकी बात हम करेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, मान लेते हैं कोई मास m है जिसका की दूरी r है। इस पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल निकलता है वो कितना निकलता है, v इज इक्वल टू माइनस GM/r, ये निकाल चुके हैं। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा वो क्या निकला था, E इज इक्वल टू माइनस GM/r², एक पॉइंट पर। ठीक है, एक मास के द्वारा पोटेंशियल कितना होता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, ये दोनों फॉर्मूले डिराइव कर चुके थे। और सिंगल मास का भी रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, U से। सिंगल मास का भी रखा हुआ है तो सिंगल मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा मासेस की होगी। आ रही बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी किसकी, मतलब एक एनर्जी, एक सिस्टम की, कॉन्फ़िगरेशन की एक एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था कि कोई चीज़ के शेप, साइज, या फिर इट इज़ एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट पहले ऐसा रखा था, बाद में ऐसा हो गया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। भले से ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है पर फिर भी इसका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो इसके कारण इसका एनर्जी आ जाती है इसके पास। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हमने पहले पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी में ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहता है विद वेलोसिटी हाफ mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने mgh डिराइव किया था, मतलब mgh पहले निकाला था। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्रेविटी टॉपिक अब आया है तो उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर अभी मास कितना रखा है आपने, 1 रखा है, m है कितना, 1 मास का पोटेंशियल माइनस GM/r, 1 मास की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस GM/r²। 1 मास का पोटेंशियल नहीं होता। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमें पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए कितने मास चाहिए होंगे, मान लो 1 मास m1 है और 1 मास m2 है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, r, तब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं U इज इक्वल टू माइनस GM1 m2 डिवाइडेड बाय r। क्या बात समझ में आ रही है? तो आगे क्या लगा है इसके, माइनस। तो एक कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी, ये किसकी एनर्जी है, कुछ ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर किसकी है, कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है तुम्हें? कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2 सिस्टम कैसे भी। अच्छा, अब 2 मास हो सकते हैं, 3 मास हो सकते हैं, कितने भी मास हो सकते हैं ना, मास कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या हुआ, एक कॉन्फ़िगरेशन, कितने मास का, 2 मास का। ये भी क्या होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन, ये कितने मास का कॉन्फ़िगरेशन है, 5 का। समझ में आ रही है? ये भी क्या है, एक, पर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर मास कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट लाइक द अरेंजमेंट। तो कुछ मासेस का कुछ अरेंजमेंट है तो उनके पास क्या होगी, कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, भले ही वो रुके हुए क्यों ना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि मोशन में हो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको पता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। तो ये मास अभी बंधे हुए हैं, तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 2-2 की निकाली गई है। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी निकालोगे तो पता है 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 नाम दूँ उनको, तो इन सब की एक दूसरे से भिड़ंत होगी। मतलब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की निकालूंगा तो ये कितना होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी 1 का 2 से निकलेगा। ठीक है, फिर 2 से 3 का, 2 से 1 मत करना, एक ही बात है, 1 से 2, 2 से 1, ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर कौन होगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, और कितने बच गए, 1 से 5 होगा। सब बोल रहा हूँ मैं, तो मन से लिखते जा रहा हूँ। 1 से 5 होगा, 1 से 3 होगा, और कौन छुप गया, 1 से 4 1 से 4 2 से 4 2 से 4 2 से 3 2 से 3 हो गया,
2 से 5, 2 से 5, क्या बात समझ में आ रही है? मतलब 3 से 5, 5 से 3, दोनों में से एक कोई भी लिख लो, ठीक है। 4 3 हो गया है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो ये रहा 3 4 हो गया है, 4 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डुप्लीकेट होता तो वापस से हटा देना, मतलब 2 3 और 3 2 वापस से मत लिखना, ठीक है। तो मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन का बताया, तो कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी कैसे निकालोगे? U, अच्छा जब आप U12 लोगे तो इन दोनों के बीच की क्या लोगे? दूरी लोगे, और इन दोनों को क्या लोगे? मास लोगे। सारी बात समझ में, ठीक है। जब आप इन दोनों की बात करोगे तो इन दोनों के बीच की क्या लोगे आप? दूरी। सेंटर से सेंटर की दूरी, और क्या लोगे? मास लोगे। मास दिया होगा आपको, समझ में आ रही बात? तो पोटेंशियल एनर्जी कुल मिला के आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर की दे सकते हैं कि बताओ एक स्क्वायर पे कितने मासेस पड़े हुए हैं? 4 मास पड़े हैं। ये 1 किलोग्राम का है, ये 2 किलोग्राम का है, ये 3 किलोग्राम का है, और ये 4 किलोग्राम की। बताओ कि इस सिस्टम की क्या एक एनर्जी कितनी है, ठीक है। इनके बीच में दूरी दे रखी है, इनके बीच में रस्सी बंधी हुई कुछ नहीं है, ये दिखाने के लिए स्क्वायर बनाया, बस केवल मास रखे थे मैंने, इनको दिखाने के लिए स्क्वायर बनाया गया। इनके बीच में कोई एक रॉड वगैरह नहीं है, नहीं तो उस रॉड का भी मास आता। ये मासलेस रॉड है, ठीक है। तो आपको इसका मास क्या निकालना है? इसके बीच में बस ऐसी रस्सी बंधी हुई है, ये इमेजिनेशन है बस। तो आपको क्या करना है? मान लो इसका दूरी दे रखा है 2 मीटर और एक स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करोगे आप? 1 से 2, पहले का दूसरे से, है ना, फिर पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, सब कुछ रिलेशन निकाल लोगे कि नहीं आप? हरी बात समझ में? फिर पहले का तीसरे से, और डायगोनली भी एक दूसरे से क्या होंगे? मास एक दूसरे से क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। कोई सा भी ले लेना, स्केलर है ही नहीं ना ये तो, ठीक है। तो अगर ये मास 1 2 3 और ये 4 हुआ, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 तो बंधे हुए हैं, फिर 1 3 को खींचेगा और 2 4 को खींचेगा, बस इसके अलावा और क्या बन रहा है? बाकी तो सब आ ही जाएगा। नहीं समझ रहे हो? 4 से ज़्यादा सिस्टम तुमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा क्या होता है कहानी इसमें क्या लगता है? NCR क्या होता है? NCR एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है, NCR। NCR R यहाँ पे एक्चुअली, अब तुमने वो पढ़ा है क्या अभी? कॉम्बिनेशन स्कूल में शुरू हुआ है क्या किसी के? नहीं। एक्चुअली आपको कितने अरेंजमेंट दिए? 6। कितने अरेंजमेंट दिए? 6। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 6। C मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इन सब के क्या बनाना? 6 में से कॉम्बिनेशन। कितने कितने के कॉम्बिनेशन बनाने? 2। तो कभी ऑब्जेक्टिव में आया तो अभी लिख देना 6C2, इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है जो अभी अपन बात नहीं करेंगे, जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है। जितने मास है उतने, इसके लिए 6C2, इसके लिए 4C2, हाँ 5 है तो 5 ले लो। हेक्सागोन दे दिया तो कितना हो जाएगा? 6। 2 सिलेक्ट करने हैं, कितने कंबाइन कितने करने हैं? 2। जोड़े कितने कितने के बनाने हैं? 2। जितने के बनाने होते हैं उतने के। आ रही बात समझ में? जैसे आपके पास 6 जोड़ कपड़े, उनमें से एक पैंट एक शर्ट, तो 2 के कॉम्बिनेशन रहोगे तो कितने बन जाएंगे? 6C2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक परम्यूटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब अपन बात करेंगे जब इस चैप्टर को करेंगे, अभी अपने को ये करना नहीं है। तो ये इस फिर क्या इसका एक फॉर्मूला है, वो बताऊंगा अलग से, तो है आसान, पर अलग से अपन उस फील्ड से बाहर चले जाएंगे। अभी याद रख लेता कि हाँ 6C2 कुछ होता है, बताया था, क्लियर है। तो ये हो गया, अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। अब होता क्या, इसका एक डेरिवेशन होगा। क्या होगा? मतलब ये आया कहाँ से, इसकी डेफिनेशन क्या है? अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक जो पढ़ा ये क्या पढ़ा? इसकी थ्योरी पढ़ ली। क्या पढ़ ली? थ्योरी। मतलब जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओके है अभी, क्योंकि न्यूमेरिकल तुमको आते हैं और तुमको ये तो आएंगे नहीं डेरिवेशन, तो इसके लिए आपसे तो तुमको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो अब तुमको आ नहीं सकती एग्जाम में, क्योंकि डेरिवेशन तुमसे पूछेगा नहीं, जिसको पूछेगा वो बता सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला था वो आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली फिर से मैं बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफाइन नहीं है हमेशा। क्या चीज़ डिफाइन है? डिफरेंस। याद रखना, हमेशा हमेशा चेंज डिफाइन है। कोई सी भी एनर्जी चेंज ही होती है हमेशा, एनर्जी एक फिक्स पॉइंट की नहीं होती, हमेशा हमेशा एक रिस्पेक्ट में निकाली जाती है वो, ठीक है। जैसे ब्रह्मांड में हर चीज़ मौजूद है तो वो आई कहाँ से होगी? इनफाइनाइट से आई होगी, तो पहले कुछ एनर्जी होगी ना उसके पास। तो इसीलिए हम क्या ले लेते हैं, पहली एनर्जी को इनफाइनाइट पे एनर्जी जो भी पॉइंट पे उसकी एनर्जी कितनी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 0 कर लेते हैं, क्योंकि पूरे कैलकुलेशन उसी से ही है।
ठीक है, तो ऐसा मानते हैं जैसे मान लो एक कुछ इनिशियल एक एनर्जी और ये एक कुछ फाइनल एनर्जी है। पहले क्या थे, मासेस दो इधर उधर थे, दोनों मासेस को आप किधर ले आए, पास में ले आए। तो अब मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन ए से किसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, बी। तो अब आपसे पूछा गया है कि आप इनिशियल से फाइनल पर लेके आए हो तो कितना इसमें एनर्जी है। मतलब हमने अब यहाँ पर डिफरेंस लगा दिया कि इनिशियल ये था और फाइनल ये था। हम इनिशियली मान लेंगे ये दोनों कहाँ पर रखें, इन्फिनिटी पर रखें, समझे। मतलब एक्चुअली में जो तुमको मैंने स्क्वायर के 4 मास दिए थे तो वो वहाँ पे पड़े हुए नहीं थे, अपन मानेंगे कि कहाँ से आए होंगे, एक मास से खचक 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 खचक, अपन डिफरेंस मानेंगे। अगर पेंटागन दिया है, हेक्सागन दिया है, तो वो आए कहाँ से होंगे, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो 2 मास पहले इन्फिनिटी पे होंगे, उनको आप करीब में कितनी भी दूरी पर लाए तो एक का इनिशियल एनर्जी और एक का क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी। नहीं, कोलिजन नहीं है। आप इसके बीच में कोई डिस्टेंस होगा, क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। पहले इन्फिनिटी पे है तो कोई डिस्टेंस नहीं है, बहुत दूर दूर रखे हुए हैं। आप वहाँ से बस इसको मतलब अल्टीमेटली निकालना क्या है आपको, इस कॉन्फ़िगरेशन की क्या निकालना है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू, है ना, हमेशा क्या डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। कभी तुमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में, सेम फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल का सेम फॉर्मूला, सेम कितना होता था, माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्सेस सारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमने काइनेटिक एनर्जी में, मैंने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बाद में हमने पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। टोटल वर्क डन जो होता है वो क्या होता था, टोटल वर्क डन का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सारी एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क डन टोटल वर्क डन होता था। वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता था, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी होता था, याद है। टोटल वर्क डन जो होता था उसमें काइनेटिक एनर्जी को जोड़ते थे। पर अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें, सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, हाँ, उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल नहीं था टोटल वर्क डन में, याद रखना। ठीक है, लिखा है था मैंने, ठीक है। चलो अभी केवल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कैसे होगा, यूएफ माइनस यू आई इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल कंजर्व। ये है किसकी डेफिनेशन, ये किसकी डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसको किससे बोलते हैं, डेल्टा यू से। किससे बोलते हैं, डेल्टा यू। डेल्टा तो समझ गए होंगे, डेल्टा मतलब बदलाव को बोलते हैं, और इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही है, इज दैट क्लियर। एक ही फोर्स है ना, अपन दूसरा फोर्स मान ले रहे हैं कि नहीं है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, ये कैसे आ रहे हैं, मतलब हवा में ऐसे आ रहे हैं। नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपको लेना पड़ेगा ना। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, पर कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, वो तो नॉन कंजर्वेटिव, तो वो तो ले नहीं सकते हो ना अपने आप। आपको कैसे फोर्सेस लेने हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो अभी तो यहाँ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, केवल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है, उसी से हमने क्या किया है, इसको लिखा है। यही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। एनसीईआरटी पूरा मतलब अपने लैंग्वेज में लिखता है, तो मैंने बहुत सी चीज़ों उसकी नहीं बताई इस चैप्टर में, यहाँ जहाँ तो बताना था बता दिया, तो बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें आपने जो इनिशियल एनर्जी मानी, इसको कितना माना है, समझ गए। क्योंकि इनिशियली आपने किधर माना था कॉन्फ़िगरेशन को, बहुत दूर माना था, वहाँ से कहीं लाए होंगे। एक्चुअली निकालना था आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी, किसकी निकालनी थी, इस कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन ने मान लिया कि पहले कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे, और वहाँ से यहाँ लाए होंगे। तो आप इसको भूल जाओ कि ये कुछ था ही नहीं, और फिर आप इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, 0। तो फाइनली जो कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी आ गई, मतलब किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी किसके बराबर आ जाती है, माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। मतलब वो इनिशियल वाली तो जीत गई भाड़ में, क्योंकि वो कितनी कर दी अपन ने, 0। तो अब डेल्टा वेल्टा कुछ बचा ही नहीं, उस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी आ गई। क्या बात समझ में आ रही है। और तो और इसको और डिफाइन किया जाता है। अब एक्चुअली में क्या करना होगा, आपने इन्फिनिटी से इसको कहाँ पर लेके आ रहे हो, किस पॉइंट पर लेके आ रहे हो,
क्या कर रहे हो आप, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आ रहे हो। आप मासेस को क्या कर रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आ रहे हो। वो पॉइंट कौन सा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से अब ये यहाँ पर कहाँ से आए होंगे, लेट अस अज्यूम कर लिया, सब मन गढ़ंत चलता है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है, फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आए हो आप, इसके पहले अपन ने ये भी किया था। तो इस दौरान क्या होगा, कुछ ना कुछ एक वर्क डन होगा। वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वही तो चीज़ है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो इसको कैसे करोगे आप, एक एक करके छोड़ोगे। कैसे करोगे, एक एक करके। जैसे पहला मास है, पहला मास इसको पहला नंबर और इसको दूसरा नंबर, पहला मास यहाँ पर रखेंगे तो पहले मास को धीरे 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 करके आप यहाँ पर बिठाओगे। अब जब पहला मास रख रहे थे तो आसपास कोई दूसरे मास नहीं थे, अपन ऐसा मानेंगे, ठीक है, कोई दूसरे मास नहीं थे, ऐसा मानेंगे, दूसरे मास नहीं थे। पहला मास, तो पहले मास के को कुछ अपोजिशन मिलेगा क्या, पहले मास कुछ भी नहीं, आपने बस थोड़ा सा यहाँ से धक्का दिया पहले मास को और क्या हो जाएगा, यहाँ पर टिक जाएगा वो। फिर इधर आएगा तो इधर से थोड़ा सा ऐसा पुश कर देना तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर टिक गया। अब जब दूसरा मास जब भेजेंगे आप, ठीक है, अभी ये तो पहला मास भेजे, जब दूसरा मास आप यहाँ पे भेजेंगे, कहाँ पर, इतनी दूरी पर, तो दूसरा मास क्या होगा, इसके द्वारा क्या करेगा, अट्रैक्शन महसूस करेगा। अब तो क्या करेगा, अट्रैक्शन महसूस करेगा, मतलब यहाँ पे दो फोर्स हो जाएंगे, मतलब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द मास 1 और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू इस पॉइंट तक। इसको एक को WG1 बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, WG2। नहीं समझ में आई बात, मतलब ग्रेविटेशन ने कितना वर्क किया, कैसे निकालेंगे आप। अगर स्क्वायर की भी बात कर लो, मान लो ये स्क्वायर पढ़े, तो सबसे पहले जो पहला मास लाओगे तो ये कहाँ पड़ा था, यहाँ था, इसको लेके आ रहे हो कहाँ पर, ये पहला मास है, इसको कहाँ पर लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से। कोई वर्क डन करना पड़ा, पहले मास को लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम मानेंगे कि तो पहले तीन तो थे ही नहीं ना। वर्क डन किसके कारण होता है, जब कोई अपोजिशन होता है या फिर कोई अट्रैक्शन होता है। हमारी बात समझे, ग्रेविटेशन का वर्क डन तो क्या है, खुद से ही आ रहा है, जिधर फोर्स लगाया उधर बॉडी धीरे 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 क्या चल जाए, वो तो पॉजिटिव है। पर एक्सटर्नल वर्क डन पढ़ा था हमने, वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। उसमें क्या करना होता है, अगर बॉडी इधर जा रही है तो हम उसको जाने से रोकते हैं, उस तरफ फोर्स लगाते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या होता है, हाँ हल्का सा पर इक्वली ले लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस आती है कि नहीं, कैसी आती थी, माइनस। तो अगर अल्टीमेटली ये माइनस साइन यहाँ लगा, ये कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। अगर इसी डेफिनेशन को मैं एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिखूंगा तो बताओ क्या होगा, क्या साइन में चेंज आएगा बताओ, UF माइनस UI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से लगा ही होता है, माइनस तो पहले से लगा ही होता है, और वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एनर्जी क्या आती है, पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एनर्जी क्या आती है, पॉजिटिव, और इंटरनल फोर्स की एनर्जी क्या है, नेगेटिव। इसको आप ऐसे समझो, कुछ भी नहीं है, अभी इसकी बात करेंगे, कुछ भी नहीं है। मतलब भगवान ने बोल दिया है कि भैया इस दुनिया में अगर दो मास हैं तो इनके पास एनर्जी कितनी है, नेगेटिव। इनके पास एनर्जी क्या है। अब आपको क्या करना है, इन मासेस को दूर ले जाना है। मान लो इनके पास एनर्जी कितनी है, -5 जूल फॉर एग्जाम्पल, कितनी है, -5 जूल। अब इन मासेस को दूर ले जाना है तो आपको बताओ कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ताकि सम कितना हो जाए, 0। कितनी लगाओगे, तो ये कैसे फोर्स से बंदे, इंटरनल, और आपको लगानी कितनी पड़ेगी, ताकि सिस्टम टूट जाए। और इंटरनल एक्सटर्नल का सम कितना हो गया, 0। अरे बस समझ में, मतलब सिस्टम पहले कौन सी एनर्जी से बन रहा है, नेगेटिव। उसी एनर्जी को ओवरकम करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, उतना ही पॉजिटिव वर्क लगाना पड़ेगा, ताकि सिस्टम की दूरी को आप क्या कर सको, दूर कर सको, उन सिस्टम को क्या कर सको। आपको मान लो कुछ थोड़ी सी हल्की भी डिस्टेंस बढ़ानी होगी तो क्या करना होगा, 5 जूल तो कम से कम ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी इतने से बंधे हुए हैं। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी क्या है, शुरू में बोल दिया -5, -5 का मतलब समझ गए, -5 मतलब ऐसा फिक्स कर लिया है। अट्रैक्शन था ना उसमें, अट्रैक्शन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सब माइनस। इसके पहले भी हमने यूज़ किया था कि दो मासेस दुनिया में कुछ भी बंधे हुए रहेंगे, इसका मतलब उसमें क्या साइन आ रहा है, माइनस साइन। अब आपको क्या करना है, उसको दूर करना है, तो उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको फेंकनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, वो दूर जाएगा। अब वो किसी भी फॉर्म में आप दो, उसके ऊपर बंदूक चलाओ या फिर कुछ उसके ऊपर आग लगाओ, कुछ भी हो, वॉट एवर, एनर्जी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट भी होती है ना। तो जो भी वर्क करना है, ये इसकी डेफिनेशन है जो थ्योरेटिकल फॉर्म में आ रही है। तो बात समझ में आ रही है।
पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है सबसे पहले तो क्या बोलोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, या फिर सीधे इंटरनल फोर्सेस बोल दोगे तो वो कंजर्वेटिव ही होते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। बाकी वो पानी वो पूरी आएगी इन ब्रिंगिंग कहाँ से कहाँ तक? इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये समझ गए? इंफिनिटी से तुमको बताओ कौन से पॉइंट पे लाना है, हम तो लाएंगे इंफिनिटी से ही। तो ये बात क्लियर हो गई? मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ें आई हैं, अभी आप कोई सी भी चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पर, तो वो कहाँ से आई होगी? इंफिनिटी से। हालांकि हम चीज़ों की पोजीशन चेंज करते हैं, पर पहली बार कहाँ से आई होगी? इंफिनिटी से। एक बार तो तुमने रेफरेंस दे दिया, उसके बाद फिर अब चीज़ें इधर से उधर होती है, एनर्जी बनती है, बिगड़ती है, लॉस होती है। ठीक है, तो बस हमने इस डिफरेंस को बता दिया यहाँ पे। अच्छा, अब इसका हम जो बात कर रहे थे, ये WG1 और WG2 की बात कर रहे थे। अच्छा, WG1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? WG1 की वैल्यू कितनी होगी? वर्क डन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स 1। दिमाग लगा के बताओ, दिमाग क्या लगाना है उसमें? 1 मतलब पहले मास को लेके आ रहे हैं तो कितना लग रहा है उसमें वर्क डन? अभी तो बताया, पहले मास को लेके आ रहे हैं तो कुछ वर्क डन होगा क्या? नहीं भैया, पहला मास लेके आ रहे हो तो कुछ मास था ही नहीं ना यहाँ पे, अभी तो बताया। ये 2 मास थे, इस मास को, पहले मास को यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे? WG1। बस थोड़ा सा मान लेंगे कि ये ऑटोमेटिक ही खींचे चले जा रहे हैं, मतलब सॉरी, इसको अपन ने क्या थोड़ा सा पुश किया तो वो पुश भी कितना किया? 10 की पावर माइनस बहुत हल्का सा फोर्स दिया, तो वो तो चलता रहेगा और अपनी जगह पर आ जाएगा। और इन सब के दौरान एक चीज़ और होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम क्या मानते हैं, बहुत धीरे धीरे ये मास आएगा, ताकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो? 0। ये पॉइंट भी आपने लिखा था। तो पहले अब WG1 का वैल्यू कितना हो गया? WG1 का मतलब समझ गए? वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यू टू मास 1। मास 1 में कितना ग्रेविटी ने वर्क किया? फॉर मास 1 कितना वर्क किया? कुछ भी नहीं किया, थी नहीं ना, कोई मास थी नहीं ना। आप इन्फिनिटी, बस वो तो आ गया अपनी जगह, बस आके वहाँ बैठ गया है। अब दूसरा मास तुमने भेजा, तो वो पहला मास तो बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा? अब इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या करना है? अब तुमको बस छोड़ देना है। अब क्या करना है? जस्ट छोड़ दो, रिलीज कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये मास क्या हो जाएगा? वो तो पहले भी जा रहा था, पर पहले आपको रोकना था। अब पहले आपको क्या करना था कि वहाँ रुक जा भाई, यहाँ भी रुकना है आपको, पर ये मास अल्टीमेटली खिंचाएगा। पहले वाले में कोई अट्रैक्शन नहीं था, तो ये जाके आपको जहाँ भी रोकना है इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाके रोक दो। तो इस बार ये चीज़ 0 आएगी क्या? नहीं, इस बार ये चीज़ 0 आएगी नहीं आएगी, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको अब अपन निकालते हैं इंटीग्रेशन की मेथड से। देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। एक लाइन का इंटीग्रेशन है ये। फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन में x की पावर n का? वो फॉर्मूला फिर से लगेगा, यहाँ पे लगाते आना। हाँ, इंटीग्रेशन का x की पावर n का। तो हम कहाँ से लेके आ रहे थे? मान लो मास यहाँ पर m2 है, ये कितने पे पड़ा हुआ है? इन्फिनिटी पे। और यहाँ पर अब ऑलरेडी एक मास रखा हुआ है m1। अब समझ गए पोजीशन? m1 ला दिया हमने यहाँ पर, m1 को हमने इस तरफ ले आए। ठीक है, इसकी पोजीशन अपन ने उल्टी पुल्टी दे दी क्या? चलो अभी ऐसा समझ लो कि m2 और ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, उधर के उधर थे, क्योंकि ऐसे भी कोई मतलब तो है ही नहीं। पहले वाले मास को ले जाने के लिए वर्क डन कितना है? 0। ग्रेविटी ने वर्क डन कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो पहला वाला मास जो था इधर से इधर आया, तो वर्क डन कितना हो गया था? 0। ठीक, अब दूसरा मास लेके आ रहे हैं, तो इसको तो मैंने क्या बोल दिया? WG1 कितना था? 0। अब जब आप दूसरा मास लेके आओगे, इसको मान लेते हैं लाके कहाँ पटक दिया? यहाँ पर पटक दिया। कितनी दूरी पर रखा? कुछ मास को यहाँ पर रखा, m2 को। आधी बात समझ में? अब मान लेते हैं। अच्छा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पुट कर रहे हो। अब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, m1 और m2 में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू माइनस G m1 m2 अपॉन r² होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं? पर जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा?
बढ़ते जाएगा। मतलब ये r के ऊपर डिपेंडेंट है और r कांस्टेंट है क्या बताओ? नहीं, पहले 10 थी, फिर 9 पॉइंट समथिंग, फिर 9 पॉइंट समथिंग, फिर 8, फिर समथिंग। नहीं समझ रहे हो? मतलब ये r क्या आ रहा है? हाँ, मतलब वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। धीरे 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 करके आप उस पॉइंट पर रोक दोगे कि अब यहाँ तक हमें यहाँ तक का चीज़ निकालना है, तो वो अपना दूरी r तब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये x के फॉर्म में निकालते हैं कि ये दूरी कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? x के फॉर्म में। और x को मेज़र किया हमने कहाँ से कहाँ तक, मतलब x कैसा मेज़र कर रहे हैं अपन? उस डायरेक्शन में। हरी बात समझ में? पर ये वाला मास आ रहा है इधर, इसलिए इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव साइन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब x फिक्स नहीं है, x तो क्या है? वेरी है, वेरिएबल है। मान लो हमने इसको दूरी कितने पे रोक दिया? r दूरी पर रोक दिया। मान लो जो मास आ रहा था वो कितने दूरी पर रोक दिया? r दूरी पर रोक दिया। कितने पे रोक दिया? अब r कुछ भी हो सकता है, r वही होगा जो x का होगा। x तो क्या बदल बदल के रख रहे हैं ना, पर जो पॉइंट फिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? r। जैसे इस पॉइंट को तो आप बदल के आ रहे हो, तो x x x x x घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यहाँ रोक दिया तो वो क्या बन जाएगा? r। फिर आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ रोक दिया तो वो क्या बन जाएगा? r। और यहाँ पे रोक दिया तो ये क्या बन जाएगा? r। पर जब वो आ रहा था तब तो x के फॉर्म में आ रहा है, पर जब रोका तब वो क्या बन गया? वही चीज़ r के फॉर्म में आ गई। मतलब आप इस फोर्स को क्या कर दो, टोटल फोर्स निकालना आपको यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना कितना वर्क डन हो जाएगा? Wg2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फॉर मास 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल वर्क डन का बताओ क्या होता है? तुम्हारे एग्जाम है ना, क्या होता है वेरिएबल वर्क डन? वेरिएबल वर्क डन में क्या करते हैं? वेरिएबल वर्क डन में गिर रही, फिर ये खराब हो गया है। f.dx होता है कि नहीं? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इनिशियल पोजीशन से, नहीं समझे? करा था ना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी तो किए थे। f.dx का कहां से कहां तक ले जाना है वो क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो इन्फिनिटी से यहाँ कहां तक ले जाना है? r तक। x तक नहीं, x तो बदल रहा है, उस x को जहां रोक दिया वो क्या बन जाएगा? r। ठीक है। अब यहां पर f की जगह पुट कर दो, कितना है? माइनस g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर ODX। क्लियर? नहीं आया समझ में? अच्छा आप बताओ यहाँ पर ये वर्क डन किसका निकाल रहे हो आप? हाँ, जी मतलब ग्रेविटी। दूसरे मास को लाने के लिए ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? अच्छा बताओ वो पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, कैसे? मतलब आप वो मास क्या है? खींच रहा है, जिधर खींच रहा है क्या उधर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? हाँ, जिधर खींच रहा है उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब आंसर फाइनल किस में आ जाना चाहिए इसका? पॉजिटिव में। नहीं समझ रहे हो? इसका आंसर फाइनल किस में आ जाना चाहिए? पॉजिटिव में आ जाना चाहिए। अभी नेगेटिव है तो उसको देख के मत बोल देना, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन सब तो बचा है, लिमिट पुट करना सब बचा है। इंटीग्रेशन नहीं करोगे तब तक अभी कैसे बोल दोगे कि ये नेगेटिव है? अभी इंटीग्रेशन भी तो सॉल्व करोगे। ये समझ में आया कि नहीं? सेकंड मास को ले जाने के लिए ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पर एक्सटर्नल वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगना पड़ेगा? नेगेटिव रखना पड़ेगा ना। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं अभी? चलो, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? वैसे भी इंटरनल वर्क डन की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो पॉजिटिव आना चाहिए। कब? फाइनली। चलो रखो वैल्यू, dx का इंटीग्रेशन करेंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें 1/x² का। बाकी टर्म कांस्टेंट है, हटा लो, कांस्टेंट है तो माइनस जी m1 m2 इंटीग्रेशन करोगे इन्फिनिटी से r 1/x² dx। क्या बात क्लियर है? x की पावर 1/x की पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x की पावर -2। कपड़ा कहाँ है? पूरा x की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा?
एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, बताया तो था, एक्स की पावर n जैसा होगा। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। अब एक्स की पावर -2 का क्या होगा, -g m1 m2 तो बाहर है, इन्फिनिटी से r तक, एक्स की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन करना है, मतलब n = क्या हो जाएगा, -2, है ना। इंटीग्रेशन में कैसे भी करना है आपको, एक्स की पावर में दिया है तो नीचे दिया है तो उसको ऊपर ले जाके कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -g m1 m2 इन्फिनिटी से लेके r तक, x की पावर -2 की जगह क्या है, x की पावर -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1 नहीं आया, -1 अपॉन एक्स की पावर -1 अपॉन -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करते तो ये कितना निकलेगा, -g, हाँ वो प्लस हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने बोला पॉजिटिव आएगा। अभी इन्फिनिटी टू r एक्स की पावर -1 अपॉन -1 आएगा, ठीक। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर लें, लिमिट पुट कर लेते हैं, इधर लिख के लिमिट पुट कर लेते हैं, प्लस कर दें हम इसको डायरेक्ट, ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस g m1 m2, अच्छा इसको पहले मैं 1/x लिख लूँ, 1 x की पावर -1 को इन्फिनिटी से r तक, वापस है x की पावर -1 का 1/x होता है ना, अच्छा दिखेगा। तुमको ऐसे रखना है तो ऐसे रख लो, मैथ्स है ना, कैसा भी। अब मैथ्स आ गया, मैथ्स आ गया तो जैसे चलाना वैसे चलाओ, हर बच्चे की अपनी अपनी मांग होती है, सर मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा नीचे, तो मत कर, तू ऐसे रख ले, तेरे को समझ आता है क्या, ऐसे कर ले। अब लिमिट पुट कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, g m1 m2, अपर लिमिट कितनी, x की जगह क्या रखेंगे, r, तो 1/r, फिर माइनस साइन लगाते हैं, याद है, इन्फिनिटी, 1/∞ कितना होता है, 0, तो ये आ गया आपका कितना, g m1 m2 अपॉन r, ये क्या आया, wg2, क्या आया, wg2 कैसा आया, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, हाँ टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन wg1 प्लस wg2, नहीं आया, wg1 कितना 0 और wg2 कितना g m1 m2 अपॉन r, मतलब टोटली कितना हो गया g m1 m2 अपॉन r। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण निकली, ग्रेविटेशन फील्ड के कारण निकली है, टोटल वर्क डन निकला है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये क्या निकला है, टोटल वर्क डन निकला है। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी में पुट कर दो, किसमें पुट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये जो मैं लिख रहा था, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, यही अपन ने निकाला, मतलब WG बोल दो इसको टोटल, ठीक है, माइनस तो खुद लगा रहेगा, माइनस तो खुद लगा रहेगा, और g m1 m2 अपॉन r, नहीं आया, वर्क डन कैसा निकला है, पॉजिटिव निकला है। उस वर्क डन को यहाँ पुट करूंगा मैं, तो आगे क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आखिरी में कंफ्यूज हो गए सर, इतने सारे पॉजिटिव इतने सारे नेगेटिव, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, माइनस तो ऑलरेडी था ही ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी दी गई है, नेगेटिव, 1/∞ 0 होता है, लिख लो, अपॉन में इन्फिनिटी कितना होता है, 0, बचा कितना 1/r, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अपन ने लिमिट में भी सॉल्व किया है ये, wg1 प्लस wg, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकली, ये क्या निकला, वर्क डन निकला, वर्क डन की वैल्यू पुट कर दो, आई बात समझ में, -wg अभी दिखा, 3-4 फॉर्मूले दिखाए थे ना, उसमें क्या था, वर्क डन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स है, उसको अपन ने क्या बोला था, यहाँ पे इंटरनल फोर्स कौन सी, केवल ग्रेविटी है, उसी को ही तो निकाला था और उसी को ही पुट कर दिया हमने, क्या आ रहा है आंसर, नेगेटिव। और मैंने आपको बोला भी था कि डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बनता था, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। कोई समस्या है इसमें, ठीक है,
हाँ मतलब वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें इनिशियल पॉइंट की कितनी रखी गई है एनर्जी, 0। अब तुमको क्वेश्चन में देगा कि मान लो इनिशियल की 0 नहीं है, तो तुमको तो फॉर्मूला पता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल की जो भी है वो क्या है रख लेना, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी किया था हमने, सम ऑफ, हाँ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितना होता था, 0 होता था, उसको इस इक्वल टू में ले लुआ के और फिर एक इक्वेशन बनती थी, तो उसमें अपन इनिशियली हर बार 0 मानते थे क्या, नहीं। ये तो एक अजम्पशन किसके लिए किया है, डेरिवेशन करने के लिए हमने किया है, किसका, ग्रेविटेशनल की डेरिवेशन करने के लिए इसका पर्टिकुलर पोटेंशियल का कितना लिया, इन्फिनिटी पे 0। चलो बात समझ में आ गई, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें कोई समस्या, कोई संकट, कोई परेशानी? तो एक बार रिवाइज कर ले, हमने क्या पढ़ा, हमने शुरू में सबसे पहले क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताई गई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताई गई है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल इंटरनल कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। अब यहाँ पर विथ किसके साथ, नेगेटिव के साथ, मतलब यहाँ पर एक ही कंजर्वेटिव फोर्सेस है, जो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या है, माइनस किसके कारण निकालूंगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है। स्प्रिंग की बात होगी तो स्प्रिंग वगैरह की भी बात होगी उसमें, अभी अपन स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग के लिए होगी, तो वो स्प्रिंग फोर्सेस भी क्या होते हैं, स्प्रिंग खींचते हो तो इंटरनल फोर्स उसमें भी तो आते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर स्प्रिंग के लिए भी हो सकता था वर्क डन, हाँ स्ट्रेच और कंप्रेस वाला जो हमने किया था। अभी अपने को स्पेसिफिकली किसकी बात करना है, ग्रेविटी की, और उसमें भी क्या, मास, जो स्ट्रेचेबल नहीं है, अगर वो स्ट्रेचेबल होते हैं तो फिर उसमें भी बात अलग हो जाती है ना। तो ये क्या था, अच्छा, और WG कैसे निकाला आपने, WG1 प्लस WG2 से निकाला, WG1 कितना निकला 0, और WG2 कितना निकला G m1 m2 अपॉन R, तो टोटल ये WG को आपने क्या है यहाँ पर पुट कर दिया, तो फॉर्मूला आपका इंटरनल एनर्जी का आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन में R, जो कि मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव। दो सिस्टम बंधे हुए हैं हमेशा कौन सी एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, ऐसा फिजिक्स ने डिफाइन किया हुआ है, दो सिस्टम हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी से, उनको दूर करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी, ताकि टोटल एनर्जी कितनी हो जाए, 0। अभी सी बात है, उससे ज़्यादा तुम दोगे तो दे सकते हो, कोई बात नहीं, और दूर फेंक देना उसको, तो कम से कम हिलाओ तो सही। एक बच्चा 10 किलोग्राम का, तो तुमको कम से कम कितना वजन लगाओगे तुम उसमें, 10 तो लगाओ, फिर 10 से ज़्यादा लगाओगे तो जितनी दूर जाना है उसको उतनी दूर ले जा सकते हो। खैर ये बताने के लिए मैंने दिया, बाकी एनर्जी के टर्म्स में ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड जोड़ देते हैं बस, जैसे अभी इसको वेक्टोरियल ऐड नहीं करेंगे, 3 मास पड़े हुए हैं, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका कितना निकल रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसका कितना निकल रहा है, इसका कितना निकल रहा है, इसके द्वारा स्पेस के इन सबको क्या कर देते हैं, सीधे सीधे प्लस कर दो, बिना टेंशन के, क्या कर दो, प्लस। पर यही वेक्टर होते हैं तो आपको IJK के फॉर्म में करना पड़ता था। जो dx वाली टर्म वेरिएबल होती है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx, तो x के सारी चीजें वेरिएबल, बची हुई चीज कांस्टेंट, वो बाहर आ जाती है, ठीक है। चलो ये डेरिवेशन क्लियर। अब न्यूमेरिकल देख लें इसके ऊपर, चलो न्यूमेरिकल 8.3 आपकी बुक का 8.3